नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। शुरुआत कर रहे हैं आज की टॉप न्यूज की। कोरोना की दूसरी लहर में हम में से बहुतों ने अपने अपनों को खोया। कई ऐसे परिवार थे जिनके आगे रोजी रोटी का संकट आ गया। कई राज्यों में सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान किया, लेकिन जब लोग मुआवजा लेने पहुंचे तो उनके पास जो सर्टिफिकेट था उसमें मौत की वजह कोरोना नहीं थी। या तो कार्डियक अरेस्ट लिखा था या कुछ जगहों पर कुछ भी नहीं लिखा था। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार ने कहा है कि डेथ सर्टिफिकेट को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। अब रिपोर्ट पॉजिटिव आने के 30 दिनों के भीतर अगर मौत हुई है तो उसे कोविड डेथ कहा जाएगा। इस गाइडलाइंस के मुताबिक आरटीपीसीआर टेस्ट या एंटीजन टेस्ट या फिर क्लिनिकल तरीके से छानबीन में कोविड का पता चलता है तो कोविड माना जाएगा। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर मौत का कारण जहर, आत्महत्या या एक्सीडेंट हुआ तो उसे कोविड से मौत नहीं माना जाएगा, चाहे कोविड टेस्ट में उसकी पुष्टि भी हुई हो, यानी वो कोरोना पॉजिटिव हो तब भी। लेकिन अगर जहर, आत्महत्या या हत्या का मामला है तब ऐसे में उसे कोविड डेथ का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी मुश्किलें यहाँ पर झेली हैं, खासकर डेथ सर्टिफिकेट को लेकर, मुआवजे को लेकर। ऐसे में ये जो गाइडलाइंस है वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण है उन लोगों के लिए, खासकर जिनके घर में रोजी रोटी कमाने वाले चले गए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान डॉक्टर सुनीला गर्ग हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं IAPSM की, और डॉक्टर अनंत भान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिसर्चर हैं बायोएथिक्स, ग्लोबल हेल्थ एंड पॉलिसी के। डॉक्टर सुनीला, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जब गाइडलाइंस आई तो शायद बहुत पहले ही आ जाना था डॉक्टर सुनीला, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि आसान होने जा रही है लोगों की राह, क्योंकि अब पुराने सर्टिफिकेट को नया करवाना है और पुरानी रिपोर्ट भी दिखानी होगी। देखिए, बहुत ही ये एक इम्पोर्टेंट विषय है जो कि आपने उठाया आदित्य जी। मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ये बहुत जरूरी है कि जब अगर कोविड-19 एक हमारा डेथ का कॉज होता है तो ये बहुत जरूरी है कि हम उसको वैक्सीन सर्टिफिकेट, हम उसको डेथ सर्टिफिकेट पे मेंशन करें। तो इसके दो हिस्से होते हैं, एक तो क्यों मौत हुई और उसके एसोसिएटेड कारण क्या है। तो इसमें एसोसिएटेड कारण में कम से कम ये जरूर आना चाहिए कि कोविड-19 से मौत हुई और जो कि 30 दिन के अंतर में आना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और उसके अलावा जो भी कोई कारण है, यानी कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कुछ और, तो वो भी उसके साथ में आएगा। तो और भी पुराना लंबा डिजीज है वो पार्ट 2 में चलेगा। तो इससे हमें आसानी हो जाएगी ये जांच करने में कि मरीज की मौत कोविड-19 है। अगर वो 30 दिन के बाद भी साल में कोविड-19 की वजह से कहता है जी डॉक्टर सुनीला, यहाँ पर आपकी आवाज बहुत अच्छे से हमें नहीं मिल रही है, हम उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। मैं एक बार डॉक्टर अनंत भान के पास यहाँ पर आती हूँ। डॉक्टर भान, यहाँ पर कोरोना काल में हमने देखा कि गाइडलाइंस जो थी सरकार की वो बहुत ज्यादा बदली। हर थोड़े दिनों में एक नई गाइडलाइन होती थी, किसी भी बात पर कोई यूनानिमिटी जो थी वो देखने को नहीं मिल रही थी। तो जो काम अस्पतालों के स्तर पर निपटाया जा सकता था वो तब तक नहीं हुआ। और अब आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ जब गाइडलाइंस आई है इसके बाद क्या लोगों के लिए मुआवजा मिलने की जो राह है वो आसान होने जा रही है? धन्यवाद अदिति जी। तो बिल्कुल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप था। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट ये है कि हमें कोर्ट के इंटरवेंशन का वेट करना पड़ा, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये चीज़ें जैसे कि आपने बहुत कहा पहले भी शो में कि सेकेंड वेव के दौरान इतनी मौतें हुई और कई फैमिलीज ने स्ट्रगल किया, क्योंकि आप इंश्योरेंस ले लें, कहीं भी स्कीम ले लें, या फिर एक क्लोजर भी होता है फैमिली को कि कोविड के कारण शायद फैमिली में मौत हुई, जो उनके परिजन थे जिनकी मौत हुई है। तो अब गाइडलाइंस होने के कारण ये अच्छा रहेगा कि अगर गाइडलाइंस फॉलो होती हैं तो लोगों को क्लैरिटी मिलेगी कि कोविड से डेथ हुई है, और अगर हुई है तो उसके जितने भी लिंक्ड आउटकम्स होते हैं, चाहे वो इंश्योरेंस हो या कोई गवर्नमेंट स्कीम हो, तो वो अवेल कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये हो सकती है कि ये गाइडलाइंस का डिसेमिनेशन भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप रहता है, क्योंकि अगर आप अभी देखें तो MOHFW की वेबसाइट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट हो या ICMR की वेबसाइट हो, तो गाइडलाइंस आसानी से मिलती नहीं। मैंने आज सुबह ही खोजने की कोशिश की और मुझे तो नहीं मिले, हो सकता है कहीं होगी वेबसाइट में। तो ये शायद थोड़ा और प्रोमिनेंटली अगर वो शेयर करें और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी पहुंचाएं, क्योंकि आपने देखा होगा कि उसमें एक सेक्शन ये कहता है कि अगर आपको 30 दिन के बाद अपना कॉज ऑफ डेथ सर्टिफिकेशन चेंज कराना है तो आपको डिस्ट्रिक्ट में ब्यूरोक्रेट्स के पास जाना पड़ेगा। वहाँ पे एक कमेटी बैठेगी, तो उसमें थोड़ा हो सकता है टाइम लगे और वो हैसल हो सकता है। अगर आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं हो, आपके पास वो नॉलेज नहीं हो, तो उसको होपफुली अगर कोई फैसिलिटेशन सेल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाई जाए जहाँ पे आप कॉल सेंटर के द्वारा उनको कांटेक्ट कर सके, आपको सपोर्ट दिया जाए, तो शायद ये आसानी होगी। क्योंकि आपको पता है, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाना और वहाँ पे कितनी लाइनें लगी रहती हैं, फिर आपको वही इमोशनल टर्मोइल होता है फैमिली को,
अगर आपको बार बार मल्टीपल लोगों को बताना है कि मेरे घर में किसी की मौत हुई, ऐसे हुई, तो वो इमोशनल अपसेट आप नहीं करें, बल्कि उनको सपोर्ट करें उनके राइट्स एनेबल बिल्कुल, करने। क्योंकि इस वक्त जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके वो पहले ही परेशान हैं, उनके लिए ये भावुक लम्हा है। ऐसे में इन कागजी कार्रवाइयों में उन्हें अब और ज्यादा नहीं उलझाना चाहिए। डॉक्टर सुनीला, यहाँ पर जो ग्रामीण इलाकों से आते हैं जिनके पास रिपोर्ट नहीं है, अगर उन्हें मुआवजे की जरूरत है, हम जानते हैं कि ऐसे लोगों को मुआवजे की जरूरत ज्यादा भी है क्योंकि कई लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, अब ऐसे में क्या उन्हें वापस कागज जुटाने होंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये अस्पतालों को निर्देश देना चाहिए कि डेथ सर्टिफिकेट का 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसको इश्यू हो जाना चाहिए करके मरीज को। परंतु जिनके पास नहीं है उनके पास में जरूर अस्पताल का सर्टिफिकेट नहीं भी है तो उनको वापस जाके अस्पताल में ये जरूर अस्पताल को इंस्ट्रक्शन जानी चाहिए कि इनको जल्दी से जल्दी, क्योंकि डेट ऑफ एडमिशन का सबको पता होता है, बिल्कुल, MRD नंबर भी होता है, तो इससे पता चलता है कि बेसिकली वो मरीज इस अस्पताल में भर्ती था। तो जब हमें ये पता चल जाएगा तो उसकी डेथ का कारण भी पता चल जाएगा और उसमें सब कुछ लिखा होता है कि कब उसकी जांच हुई, कब वो RT-PCR पॉजिटिव पाया गया या वो उसको लक्षण थे। तो इस तरह से अगर थोड़ी बहुत तो तकलीफ होगी परंतु हमें कोई डेफिनेट प्रूफ को जरूर सबमिट करना चाहिए ताकि जिससे पता चले कि ये मामला कोविड-19 का था और इसको हम कॉम्पेंसेशन दे सकें। डॉक्टर, आपने जब कहा कि अस्पताल में अस्पताल में दाखिल होने की तारीख तो सबको पता होगी, लेकिन अगर मान लीजिए कि जब कोविड हुआ तब 1 तारीख थी और अगर अस्पताल में दाखिल होते होते 10 या 15 दिन लग गए, तो क्या वो जो पॉजिटिव आने वाली रिपोर्ट है वो भी लोगों को अब ले जाना होगा और फिर दाखिले की जो डेट है उसके साथ उसे मिलान होगा, उसके बाद तय किया जाएगा सर्टिफिकेट को लेकर? डेफिनेटली, ये जो बेसिकली अगर वो 1 को पॉजिटिव था तो वो रिपोर्ट उसके पास जरूर होगी, तो वो रिपोर्ट को लेके वो अस्पताल में भर्ती होगा करके, तो ये जरूर पता लगाया जाएगा। और इसकी पॉजिटिविटी जो है करीबन कुछ समय तक रहती है, हफ्ते भर तक हम कहेंगे, तो वो दोबारा से उसको भी वेरीफाई किया जाएगा। तो इसमें हम जो ये कहना चाहते हैं ये कि इसमें मरीज को तकलीफ कम से कम होगी, परंतु कागजी कार्रवाई जरूर होनी जरूरी है कि ये मरीज कोविड-19 से भर्ती हुआ है। और इसमें बहुत सारे और भी वो हो सकते हैं कि मान लो उसको टेस्ट नहीं किया गया परंतु उसके घर में लोगों को लक्षण थे और इसको भी लक्षण आए। डॉक्टर भान, यहाँ पर कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें लॉन्ग कोविड झेलना पड़ा है, अस्पताल में 1 महीने से ज्यादा रहे और फिर उनकी मौत हुई है। अब उन्हें यहाँ पर क्या करना होगा, उनके परिजन जो हैं उन्हें क्या कुछ करना होगा इस सब डेथ सर्टिफिकेट को खासकर लेने के लिए? मैं म्यूट पे था। मैं ये कह रहा था कि ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट मुद्दा है क्योंकि जैसे आपने कहा लॉन्ग कोविड आजकल कई लोगों में उसके लक्षण आते हैं, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो अगर आप पहले एडमिटेड थे कोविड से और डिस्चार्ज हुए लेकिन आप 30 दिन के बाद भी फिर रीएडमिट होते हैं किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ, एज लॉन्ग एज अगर एक लिंकेज है कि आपको पहले कोविड हो चुका है और उसके लिए आपने ट्रीटमेंट ली है, तो वो गाइडलाइंस में मेंशन किया गया है कि वो लिंकेज वो स्टडी करेंगे और अगर ये पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन है तो जो अगर डेथ 30 दिन के बाद भी होती है तो उसको कोविड रिलेटेड डेथ करार दिया जाएगा और ये अच्छी बात है। मैं 2-3 चीजें यहाँ ये भी बोलना चाहूंगा क्योंकि अब ये गाइडलाइंस आ गई हैं तो हो सकता है ये पॉसिबिलिटी हो कि एक रिकैलिब्रेशन भी होगा कई डेथ्स का। जो डेथ्स पहले कोविड रिलेटेड नहीं बताई गई हैं तो शायद अब बताई जाएंगी जब आपका रीएनालिसिस होगा, तो हमारा डेटा ये भी हो सकता है कि बढ़े कि कोविड रिलेटेड पिछले कई महीनों में कितनी डेथ्स है वो नंबर्स बढ़ जाए और वो ट्रांसपेरेंटली सबको अवेलेबल होनी चाहिए क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और अच्छी बात है कि अगर हम रीएनालाइज कर रहे हैं बट वो डेटा पब्लिक डोमेन में भी डाला जाए तो अच्छी बात है। बिल्कुल। डॉक्टर सुनीला, यहाँ पर अनंत भान ने जो बात उठाई ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है इस बात का, क्योंकि मौतों के आंकड़ों को लेकर लगातार तमाम सरकारों पर ये आरोप लगते रहे कि मौतों के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। अब जब ये सर्टिफिकेट बनेंगे इन गाइडलाइंस के हिसाब से तो शायद सही आंकड़े सामने आ पाए, जो कि पारदर्शिता के लिए बेहद जरूरी भी है। डेफिनेटली अदिति जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और जैसे कि डॉक्टर भान ने बताया कि पहले तो हम जरूर वो सर्टिफिकेट्स को भी रीवेरीफाई करेंगे और जिनको ऑलरेडी नहीं मिला था सर्टिफिकेट या जिनमें कोई डाउट था कि इनकी डेथ कोविड से हुई, ये भी हमें पता चल जाएगा क्योंकि हम लोग जरूर ये मानते हैं कि हमारे को इस पीरियड में लास्ट 1.5 साल में जितनी भी डेथ्स हुई हैं उनको री इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और उनका वर्बल ऑटोप्सी होना चाहिए कि ये डेथ क्यों हुई। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस के डेथ सर्टिफिकेट को हम ठीक प्रकार से देखें और उसमें ये भी देखें कि कोविड-19 लिखा गया कि नहीं लिखा गया
और हमारे पास में अगर प्रमाण है और हमारे पास में अगर वो इसकी रिपोर्ट है डायग्नोसिस की, तो हमें या टेस्ट की रिपोर्ट है तो वो भी इसमें एंटर किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जरूर मानना है कि नंबर ऑफ डेथ्स हैव इंक्रीज आर मेनी फोल्ड एज कम्पेयर टू जो हमने डॉक्यूमेंट की है, क्योंकि हो सकता है कोविड-19 का मेंशन ना भी हो, जैसा कि डॉक्टर भान भी ऑलरेडी बता रहे थे कि हमें इसका जरूर प्रॉपरली इसको मैच करना पड़ेगा, ताकि हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हों जो कि कॉम्पेंसेशन के आधारित अधिकारी हों या कॉम्पेंसेशन के उनको मिलना चाहिए, तो इस प्रकार से हम उनको जस्टिस दे पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है कि कोर्ट के दखलंदाजी के बाद, कोर्ट की फटकार के बाद यहाँ पर चीज़ों को दुरुस्त किया जा रहा है, जो कि खुद सरकारों को कर लेना चाहिए था, अस्पतालों के स्तर पर करवा देना चाहिए था, ताकि लोगों को इतनी दिक्कतें नहीं आती। अब जब ये प्रक्रिया दोबारा से शुरू होगी तब वापस उस कागजी कार्रवाई में भी अनंत भान काफी वक्त लग जाएगा। बिल्कुल लग सकता है। और जी डॉक्टर भान। अदिति जी, लग सकता है टाइम, बट एक चीज अच्छी बात यह है कि प्रोसेस इनिशिएट किया गया है, गाइडलाइंस अब आ चुकी हैं, तो अब गाइडलाइंस फॉलो हो, हर लेवल पे इसका फैसिलिटेशन हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हॉस्पिटल लेवल पे, जैसे डॉक्टर गर्ग ने भी कहा। तो जो फैमिलीज को क्लोजर चाहिए, सपोर्ट चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए ताकि वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर पाए, तो ये एनेबल हो सकता है। प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है ताकि हमारे पास एक ट्रांसपेरेंसी रहे, दूसरा हमारे पास ड्यू डॉक्यूमेंटेशन हो, तो वो तो हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो जरूर यहाँ पर जी, और कहीं ना कहीं अभी उम्मीद जरूर की जानी चाहिए कि भले ही देर से ही सही चीजें दुरुस्त हो रही हैं, तो अब लोग आगे आएं और ये जो चीजें ठीक करवानी है, चाहे वो डेथ सर्टिफिकेट्स हो, चाहे वो दूसरी कागजी कार्रवाई हो, उससे आंकड़े भी सही सामने आएंगे और जिन लोगों को मुआवजे की सख्त जरूरत है उनको कम से कम मुआवजा मिलेगा। डॉक्टर सुनीला गर्ग, डॉक्टर अनंत भान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमसे आप जुड़े। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे वैक्सीनेशन की रफ्तार अभी देश में कैसी चल रही है, और हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान। तो वैक्सीनेशन की इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे देश में, क्योंकि जो तीसरी लहर है उसका कहर भी कहीं ना कहीं आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अक्टूबर तक वो लहर आ सकती है, लेकिन बहुत अग्रेसिव नहीं होगी। और उस सब के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि वैक्सीन की रफ्तार जो है वो तेज़ चलती रहे। हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र मेहता जुड़ रहे हैं, पल्मोलॉजिस्ट हैं, अपोलो अस्पताल बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रविंद्र, यहाँ पर हाल ही में जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने लिस्ट जारी करी है जहाँ पर 100% वैक्सीनेशन हो गया है, फर्स्ट डोज का जो है, उसमें दादर नागर हवेली है, हिमाचल प्रदेश है, इसके अलावा लद्दाख है, तो ये तो अच्छी खबर है। लेकिन अभी बहुत लंबा हमें जो जिसे कहा जाएगा सफर अभी तय करना बाकी है, खासकर वैक्सीनेशन के मामले में, कैसे देख रहे हैं आप? हाँ, तो वैक्सीनेशन बेसिकली हमारा जो एक ही रास्ता जो है इस पैंडेमिक से निकलने का, एक सर्टेन पेस पिकअप कर चुका है जो काफी अच्छा है इस समय। किंतु हमें समझना होगा कि हमारा कंट्री बहुत ही बड़ा है, जैसे हम कई बार कह चुके हैं, हम लिटरली 4 अमेरिका या 20 इटली के बराबर हैं। तो अगर हम अपना शुरू का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हाँ, पहले 3-4 महीने में हमने थोड़ा सा स्पीड कम था, इतना कोई थॉट प्रोसेसेस नहीं थे, किंतु सेकेंड वेव के बाद सबको ये एहसास हो गया। और करंटली आई थिंक हम खुशी से बोल सकते हैं कि ये कंट्री मैक्सिमम, दुनिया में शायद मैक्सिमम जो वैक्सीनेशन की गति है वो पा चुकी है। आई मीन एक दिन में 1.28 करोड़ करना, जो 3 न्यूजीलैंड के बराबर है, काफी होता है। न्यूज में ये भी बताया गया है कि G7 के जो सारे कंट्रीज हैं, यूके, यूएस, कनाडा, इटली वगैरह सब मिला के उनसे ज्यादा हम लोग ही वैक्सीनेट कर रहे हैं। तो हमारा टास्क अलग है, हमारा रास्ता अलग है, हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो हम खुश ये हो सकते हैं कि हम अच्छी स्पीड के साथ काम कर रहे हैं, किंतु काफी लंबा सफर हमें तय करना है इससे पहले कि कोविड वापस अपनी शक्ल हमें एक भयानक ढंग से दिखा दे। डॉक्टर रविंद्र, यहाँ पर 73 करोड़ लोगों को अब तक वैक्सीनेशन लग चुका है, जिसमें दोनों ही डोज अगर शामिल है उनकी बात की जाए। लेकिन अगर टारगेट के हिसाब से देखा जाए, जो दिसंबर तक का टारगेट रखा गया था सरकार की तरफ से, आपको लगता है कि वो हम अचीव कर पाएंगे, हासिल कर पाएंगे? स्पीड से चल रहे हैं, बोला तो यही गया है कि अगर हम 10 मिलियन पर डे कर सकें तो
तो आई थिंक हम आप पहुंच सकते हैं। तो 2-3 चीजें हैं, एक तो हमें कमिटमेंट छोड़ना नहीं है, सेकेंडली हमें पास वैक्सीन के स्टॉक चाहिए जो इस समय तो है, और तीसरा ये जो सारा वैक्सीन हेजिटेंसी वगैरह था इसे दूर करना है, और चौथा जो इंडिया के कोने कोने तक पहुंचना है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो टारगेट है अच्छा है, किंतु पर्सनली एज ए डॉक्टर मैं ये भी सोच सकता हूँ कि अगर ये एक सर्टेन लिमिट तक से 80% तक पहुंच जाए वगैरह तो भी काफी फर्क पड़ने वाला है। किंतु क्योंकि हमारे पास एक ऐसा भी पॉपुलेशन है जिनको कोविड हुआ था, कंट्री काफी एक लार्ज पॉपुलेशन कंट्री का सेकेंड वेव में इफेक्ट हो गया था। तो अगर ये लोग और वैक्सीन मिला के हम एक सर्टन 80 to 85% हर्ड इम्यूनिटी पहुंच सके तो आई थिंक हमारा काम हो गया। एक तो ये है, दूसरा ये है हमें ये भी ध्यान रखना होगा जो हम टारगेट कर रहे हैं वो है इन्फेक्शन, किंतु अल्टीमेटली जो मैटर करने वाला है वो है हॉस्पिटलाइजेशन और जो लोग जो मृत्यु हो रही है। तो अगर ये दोनों पे भी हम इम्पैक्ट कर सकते हैं तो काफी फर्क पड़ेगा। तो समरी यही होगा कि कोशिश पूरी करनी है, अच्छा खासा चल रहा है और करने की जरूरत है, किंतु अगर एक टारगेट के आसपास भी पहुंचेंगे और अगर कोई म्यूटेंट और वायरस में कोई चेंज नहीं आया तो अच्छा खासा चांस है कम से कम हमने जो अप्रैल मई में जो दिन देखे हैं वो हमें फिर ना देखने पड़े। जी डॉक्टर रविंद्र, यहाँ पर बच्चों को लेकर भी लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। अब कब तक उम्मीद है कि बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा? तो बच्चों का वैक्सीनेशन सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि वही एक जो हिस्सा है जो अनप्रोटेक्टेड है, और हम एक सेकेंड वेव में हमने यही सीखा था कि जो वैक्सीन अनप्रोटेक्टेड थे जिन्हें नहीं मिला था उन्हीं को ज्यादा असर हुआ था। इनफैक्ट अमेरिका में कल ही एक पेपर निकला है जहां उन्होंने कहा है कि अनवैक्सीनेटेड जो है 11 टाइम्स ज्यादा चांस है कि उन्हें कोविड के कारण कुछ न कुछ हॉस्पिटलाइजेशन या डेथ के चांसेस हो सकते हैं। अब बच्चों के वैक्सीन जो है इस समय पूरी दुनिया कोशिश कर रही है। यूएस में भी कहा गया है कि 12 साल के नीचे तो कोई वैक्सीन नहीं है, तो रुको इस समय ट्रायल्स के लिए। 12 से 18 के 3 वैक्सीन तो है इस समय, कम से कम जो यूएस के 2 वैक्सीन अप्रूव्ड है और हमारा जो है जाइडस अप्रूव्ड है। साथ साथ बाकी सबके ट्रायल्स चल रहे हैं जो उम्मीद है अगले 1-2 महीने में आ जाएंगे। तो ये जो 12 से 18 है ये थिंक अगले 2-3 महीने में काफी बढ़ना चाहिए। लेस देन 12 ईयर्स एक चैलेंज है और यही देखना होगा कि अगर वो नहीं कर सकते या उनके लिए वक्त लगने वाला है तो किसी तरह अगर उनके आसपास रिंग्स खड़े कर सके कि आसपास ये जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स वगैरह वगैरह सब वैक्सीनेटेड हैं, तो फिर एक कोशिश की जा सकती है कि नॉर्मल लाइफ, ये जो स्कूल खोलने का सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, बिल्कुल, ये सब हो सबसे सके। बड़ी चिंता बच्चों को लेकर वही है कि क्योंकि उनके अगर स्कूल खुल जाते हैं तो उनका प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रविंद्र, यहाँ पर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, क्योंकि अब रफ्तार अगर थोड़ी तेज हुई है तो ये उम्मीद की जा सकती है कि जल्द से जल्द हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो लोग जिन्होंने अब भी वैक्सीन नहीं लगवाई है वो अब देर बिल्कुल ना करें, जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।